यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा सीरीज है। इससे पहले सीरीज में हम लोग 8 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कवर कर चुके हैं। आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, एग्जाम होने में मात्र आपका 1 मंथ समय है। यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे और हम ट्राई करेंगे बेसिक लेवल से क्वेश्चंस हाई लेवल हो। जिस लेवल का आपका पिछले साल बीपीएससी टीआरई 1 में मैथ्स 9-10th क्लास में पूछा गया था, मैं यहाँ पे उसी लेवल को मेंटेन करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाला वीडियो जो क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक मैं सॉल्व करवाया हूँ वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, वीडियो नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर 9th नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से समीकरणों के किस निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी क्या होता है, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। किस यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कौन से इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है यानी वन सॉल्यूशन है। तो हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े थे क्या कंडीशन था, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए तो ऐसा इक्वेशन हमारा क्या देता है, ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या देगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल यानी क्या एक हल देगा। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, यानी दोनों लाइन एक पे कोइंसिडेंट होगा तो ऐसा हमारा क्या देगा, ऐसा एक पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल। यहां पे ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन क्या देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक कंडीशन हम लोगों ने और पढ़ा था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसा सॉल्यूशन देंगे हमारा, नो सॉल्यूशन। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारा कैसा सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है। तो हम लोग चेक करते हैं हर एक इक्वेशन में, एक एक करके चेक करेंगे हम लोग हर एक इक्वेशन में ये कैसा सॉल्यूशन देता है। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे देखते हैं, इस इक्वेशन को चेक कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। इसका हम लोग जो लिखते स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग हर एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, मैं यहाँ ला नहीं रहा हूँ, बेसिकली चेक करता हूँ। ये देखिए पहले केस में 3/6, दूसरे केस में 4/8। ये क्या हो रहा है, इक्वल्स हो जा रहा है यहाँ पे a1/a2। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका, नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, अद्वितीय हल नहीं देगा। दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है, 1/2 और 2/4, ये भी क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो ये भी नहीं देगा यूनिक सॉल्यूशन। तीसरे केस में यहां देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आइएगा, तो 3x y को इधर लेके जाइए तो ये माइनस में है, y इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं a1/a2 क्या हो गया 3, यहाँ पे देखिए ये भी माइनस इधर जाएगा तो क्या हो गया, ये माइनस में -1/-1, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। ये भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। यहां किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है k के किस मान के लिए सरल रेखाएं, मतलब स्ट्रेट लाइन 2x - ky + 3 = 0 और 3x + 2y - 1 = 0 समांतर है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में 3 कंडीशन पढ़े थे, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और दूसरा कंडीशन पढ़े थे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे और एक कंडीशन पढ़े थे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में हमारा क्या हो रहा था, इस केस में हमारा कैसा सोल्यूशन दे रहा था, वन सोल्यूशन यानी
क्या होता है, वन सोल्यूशन यानी क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब इस केस का कहने का वन सोल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये किसके लिए केस हुआ, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए केस हुआ, यानी प्रतिच्छेदित रेखा के लिए ये केस हुआ हमारा। ठीक है, दूसरा देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा दे रहा था, कैसा दे रहा था, नो सोल्यूशन। इस केस में हमारा क्या कर रहा था, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन इस केस में दे रहा था, नो सोल्यूशन यानी क्या हो, दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, कहीं पे कट ना करे। इस केस में कैसा होता है, नो सोल्यूशन में हमारा लाइन का इक्वेशन दोनों पेयर कैसा होता है, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा। याद रखिएगा, दोनों लाइन यदि हमारा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये पे हमारा क्या होगा, ये नो सोल्यूशन देगा। और ये क्या था हमारा, इसमें क्या हो जाए, दोनों लाइन कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, तो ये हमारा कैसा केस है, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कैसा कंडीशन होना चाहिए, दोनों इक्वेशन की लाइन से पैरेलल यानी समांतर होना चाहिए, पैरेलल लाइन वाला केस होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन का जो केस है हम लोग क्या पढ़े यहां पे, इसके लिए क्या होना चाहिए, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, यहां देखिए C1 by C2 ये तो 3 by -1, ये तो हमारा नॉट इक्वल्स है। ठीक है, अब हम इसके कंपेयर से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू किसके, B1 by B2। B1 किसके बराबर है, -k। B2 किसके बराबर है 2। यहां से हम लोग k की वैल्यू सॉल्व कर लें, k की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां से k क्या आ जाएगा हमारा, -4/3। यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, यहाँ पे सेम दो इक्वेशन दिया है, अब पूछ रहा है कि इसमें k का वैल्यू क्या होगा यदि दोनों इक्वेशन कैसा सोल्यूशन दे रहा है, इनफिनाइट सोल्यूशन। कई हल यानी मतलब क्या दे रहा है, इनफिनाइट सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन कब देगा, जब दोनों लाइन हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी दोनों पे एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या था कोइंसिडेंट होने का, अभी हम बताए थे A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, कैसा सोल्यूशन देता है, इनफिनाइट सोल्यूशन, और लाइन क्या होता है, ओवरलैप। इनफिनाइट सोल्यूशन यानी कई सोल्यूशन यहाँ पे देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y, इधर इसको क्या लिख सकते हैं, -k इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 4y -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या है, बेसिकली हमको k को निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर इसका क्या कर लेंगे, B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि k क्या है हमारा, c वाले टर्म में है, तो हमारा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। क्या है, B1 क्या है 2/4 है, C1 क्या है -k है, और ये -3 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 3/2 आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.7, -5 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। हम लोग क्या जानते हैं, यदि हम लोग ये हमारा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है और ये x अक्ष है और ये हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा क्या होता है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, इधर क्या होता है निगेटिव x एक्सिस। उसी तरीके से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या होता है हमारा निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी हम इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारा x और y की पॉइंट होगी, यानी किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा x पॉजिटिव और
y निगेटिव। अब ये पॉइंट जो दिया इसका x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है, यानी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2 पॉइंट दिया है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पता है। यदि 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारा जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं, दूरी सूत्र जो होता है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, यहाँ पे x2, सपोज दैट इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, तो क्या हो गया, 0 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, फिर इसको देखिए y2 माइनस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आंसर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स एक्सिस से जो है 7 यूनिट डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है हमारा, तो उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब देखिए सपोज दैट ये हुआ हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस पे, 7 यूनिट क्या होगा, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से ऊपर या नीचे, यहाँ 7 यूनिट, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब देखिए वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, वहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे भी x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और 7 यूनिट यहाँ से डिस्टेंस चले तो x की कोऑर्डिनेट क्या, y की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी यहाँ 7, और यदि नीचे की तरफ जाते तो क्या होता -7। तो क्या हो सकता है, 2 पॉइंट पॉसिबिलिटी है, या तो 0,7 या 0,-7। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं यहाँ क्या है 0,7, ये तो मैच कर गया। क्या हम लोग चेक करते हैं 0,-7 है, कहीं नहीं है, बस एक ही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यदि ये भी पॉइंट हमारा कहीं ऑप्शन में दिया रहता तो आंसर क्या हो जाता, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कहीं 2 ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले बार मैक्सिमम जो आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें मैक्सिमम के क्वेश्चन के आंसर्स इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे उस लाइन का क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, ढाल, यानी ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि हमारा जनरल फॉर्म में कोई इक्वेशन, मैं समझा रहा हूँ स्लोप का निकालने का तरीका, यदि हमारा जनरल फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। किस फॉर्म में, देखिए आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारा स्लोप को जो हम लोग कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, एम यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, यानी ढाल होता है, याद रखिएगा। और इसी एम को हम लोग क्या कहते हैं, एम जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा, यानी टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए बाय बी, आपको याद रखना है। दूसरा, कभी कभी स्लोप निकालने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या होगा, किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट x1 और y1, दूसरा कोऑर्डिनेट दिए, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपका x2 और y2। तो इस केस में कौन सा हम लोग फार्मूला यूज करते हैं स्लोप निकालने के लिए, स्लोप यानी m यानी टेन थीटा निकालने के लिए, वह जो होता है हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 2 फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बेसिकली स्लोप निकालने के लिए। तो आप लोग ध्यान से इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, बेसिकली हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन
का इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यानी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यदि सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग कहते हैं कि m इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस a बाय b। a क्या हो गया हमारा 3 और क्या हो गया b क्या हो गया 7। तो यहाँ से इस लाइन का क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या हो गया हमारा -3/7। या तो हम इस लाइन को स्टैंड यदि नहीं पता चल रहा है तो आप y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में लेके आइए। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ से y निकालेंगे तो हमारा क्या हो गया -3/7x -8/7। तो अब देखिए m यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर यदि इस इक्वेशन को करें तो m हमारा यहाँ पे क्या है -3/7। तो हमारा स्लोप क्या होगा -3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड से हम लोग कितना 5 यूनिट डिस्टेंस जाते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। अब कह रहा है y एक्सिस से हम लोग कितना 5 यूनिट डिस्टेंस, कितना लेफ्ट साइड मतलब बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में 5 यूनिट डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा यहाँ 5 यूनिट डिस्टेंस पे, ये ठीक है, ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, ये कितना है 5 यूनिट डिस्टेंस है। कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये लाइन जो है इस पे देखिए हमेशा इस लाइन का इक्वेशंस पूछ रहा है आपका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया -5। ये क्या है हमारा ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से हम लोग क्या आए हैं लेफ्ट साइड में आए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन पे हमेशा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखें तो क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या होगी 0 और x क्या होगा -5। तो इस कोऑर्डिनेट पे हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा क्या होगा, x का डिस्टेंस -5 ही होगा। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -5। तो इसका आंसर क्या हो गया x इक्वल्स टू -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। a का कोऑर्डिनेट है 0 -3 और b का कोऑर्डिनेट क्या है -5 और 2। अब यहाँ पे कह रहा है ये दोनों पॉइंट हमारा किसी लाइन से गुजरता है, लाइन से पास होता है। अब उस लाइन का इक्वेशन कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए हम लोग को क्या पता है, कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से होके गुजरेगी, ठीक है ना। सपोज दैट ये ए और बी पॉइंट से गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करने पे वह वैल्यू 0 देगी इक्वेशन में, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करने पे भी वो इक्वेशन में वैल्यू 0 देगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे एक एक करके कौन सा इक्वेशन इन दोनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है। तो पहला ए कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 -3 है और बी कोऑर्डिनेट क्या है -5 और 2 है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए x 0 y -3 प्लस 3 क्या हो गया 0। पहले इक्वेशन में क्या हो गया, ये वाला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं क्या इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है। बी पॉइंट हमारा क्या है -5 प्लस 2, -5 और प्लस 2 क्या हो गया -3 प्लस 3 क्या हो गया 0। अब आंसर मिल गया तो हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। तो -5 और प्लस 2 ये क्या हो गया आपका -5 और प्लस 2 -3 क्या हो गया -6। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो वह इक्वेशन उस लाइन का इक्वेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट तीसरे इक्वेशन में इसको पुट करते हैं -5 -2 -7 प्लस 3 ये क्या हो गया -4। ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो बस क्या कर रहा है, मात्र हमारा ये इक्वेशन है जो कि जिसका दोनों पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा x + y + 3। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है। वह क्या कह रहा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है। एक ही लाइन यानी संरेखीय, यानी मतलब कोइंसिडेंस लाइन है। यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। एक पॉइंट है हमारा P जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया है। एक पॉइंट है आपका Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 5, A और क्या है तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसी लाइन पे R 6, 7। अब यहाँ पे कह रहा है कि A का वैल्यू बताने के लिए, देखिए A का वैल्यू हम तब बता पाएंगे यहाँ पे
जब हमको क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन लाइन यदि 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको याद रखिएगा 2 कोऑर्डिनेट दिया है, x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, तो उस केस में यदि आप किसी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो वहां पे आप उस लाइन का इक्वेशंस निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू क्या होता है, x माइनस x1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और हम लोग क्या यहाँ पे m निकालने का फॉर्मूला एक पढ़े थे, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, y माइनस y1 और m के जगह पे क्या रख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए a तो यहाँ अननोन है, इसको नहीं, हम लोग 2 पॉइंट क्या इसको उठाते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, 3, y माइनस 3 और y2 माइनस y1 कहाँ है, y2 माइनस y1 7 माइनस 3 यानी 4, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2 यानी 4। ठीक है, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यदि हम लोग बोले इस इक्वेशन की वैल्यू x इधर लेके गए तो क्या हो गया, x माइनस y इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी इधर लेके जाइए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको बेसिकली क्या है, ये x है और y है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, a रखते हैं इस इक्वेशन में और ये क्या है, x के जगह पे 5 रखते हैं और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए a हम लोग ये पॉइंट क्यों रखे, क्योंकि ये इक्वेशन है क्या है, ये तीनों पॉइंट के लिए ये हमारा इक्वेशन होगा। ये इस लाइन का इक्वेशन निकला, तो ये लाइन का इक्वेशन निकला, तो ये पॉइंट हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट के जगह पे x और y कोऑर्डिनेट के जगह पे y। तो यहाँ से a इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 6। यहाँ पे मैंने बेसिकली ऑप्शन नहीं लिखा था, ऑप्शन लिखना भूल गया। तो यदि आपका ऑप्शन a दिया रहेगा 6 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसको एक लाइन सेगमेंट मिला रहा है। 2 पॉइंट आपका क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक दिया है P जिसका पॉइंट क्या दिया है -3 और 7 कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा पॉइंट क्या है Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 7 और 5। इसको क्या कह रहा है, इस लाइन को जो मिला रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिला के एक जो लाइन बन रहा है, इसको जो है y एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जाता है, यानी कहीं भी बाई से डिवाइड कर रहे हैं y एक्सिस के थ्रू। ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखिए जब y एक्सिस के थ्रू डिवाइड किए तो आपको यहाँ पे पता है एक कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, जो x वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कहीं भी जाएंगे इस लाइन पे हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 होगा, और y का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता कि y एक्सिस कहाँ पे, इसको किस साइड पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लोग सपोज दैट a या कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है, जो y एक्सिस इसको डिवाइड किया है, वो पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड किया है, किस रेशियो में, यानी इसका जो रेशियो है आपका सपोज दैट मानते हैं m रेशियो n में डिवाइड किया है, तो ये पूछ रहा है m और n का रेशियो क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला का। तो सेक्शन फार्मूला, यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोग याद भी रखेंगे, जो विभाजन सूत्र होता है सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें भी 2 हम लोग पढ़ते हैं, एक इंटरनली डिवाइड जब बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करते हैं, और दूसरा हम लोग जो देखते हैं एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है तो उसका क्या होगा। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनली यदि डिवाइड करते हैं सेक्शन फार्मूला में, तो वह उसके रेशियो को निकालने का तरीका। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है सपोज दैट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट P है,
ए बी, इसको मान के चलिए एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट को x और y मानते हैं और ये किस रेशियो में, m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो अब x कोऑर्डिनेट निकालने का जो यहाँ फार्मूला होगा याद रखिएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया हमारा, इससे हमारा x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। या तो हम लोग को या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको रेशियो पूछेगा तो यहाँ से आप लोग m और n की वैल्यू यानी रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसी में यदि आपको बोलता लाइन क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले के जगह पे क्या करना था, बस बीच में माइनस का साइन लगाना था, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n करते। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कीजिएगा। अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग को पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, जब भी आप देखिए कुछ डाटा आपको अधूरा अधूरा सा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डाटा आपको अधूरा अधूरा सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्लीटली ये जो पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया है और रेशियो भी नहीं दिया है, तो उस केस में आप मानिएगा, सपोज कीजिएगा कि वह जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में। तो अब हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड। देखिए ये पॉइंट 0 है हमारा, तो इसके थ्रू चलना आसान होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, ये पॉइंट यदि हमारा x और y रहता तो हम लोग क्या x निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये पढ़े थे हम लोग। अब देखिए m के जगह पे यहाँ हमारा क्या है, k है, x2 के जगह पे क्या है, देखिए 7 है, k इंटू 7 प्लस n के जगह पे क्या है हमारा 1 है, 1 इंटू x1 क्या है माइनस 3 है। अब यहाँ पे m प्लस 1 यानी k प्लस 1, और देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ 0 कर दिए, तो ये क्या हो गया k प्लस 1, इधर आया 0 हो गया, ये क्या हो गया 7k माइनस 3। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये क्या हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये आ गया k की वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या, वहाँ हम लोग क्या रखे थे, k रेशियो 1 यानी क्या है 3/7। तो हम लोग यहाँ जो कह सकते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो कर रहा है हमारा 3/7 में डिवाइड कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, और वो दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है, आपस में पैरेलल है यानी समांतर है। तो उस केस में कह रहा है एक a अननोन वैल्यू है, उस वैल्यू का मान निकालना। तो हम क्या बताए थे, यदि दो लाइन पैरेलल हो तो उस लाइन का सोल्यूशन कैसा होता है, उस लाइन का सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो नो सोल्यूशन वाला केस क्या होगा हमारा, उसके लिए कंडीशन क्या पढ़े थे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे देखिए क्या नो सोल्यूशन मतलब क्या, दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस कंडीशन में देखिए इसको पुटअप करते हैं। अब देखिए a1/a2, a1 कितना है आपका, देखिए a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है a है, और यहाँ पे b1 क्या है 3 है, और क्या है b2 12 है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसका आंसर क्या निकलेगा 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, दो पॉइंट दिया हुआ है a और b। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपका a और b दो पॉइंट दिया, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 और -2 है, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 11/2 और 21/2। ठीक है, अब कह रहा है इस लाइन पे कहीं एक हमारा पॉइंट P लाई करता है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज डेट करते हैं x और y है, और ये जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि P पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कोऑर्डिनेट निकालने के, क्या mx2 क्या पढ़े थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल्स टू क्या पढ़े थे उसी तरीके से my2 प्लस
ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है यदि हम लोग ये वाला देखिए ये रेशियो ले रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट क्या आएगा, इधर का आएगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं, ये 2 इंटू क्या हो गया 11/2 और यहाँ पे प्लस क्या हो गया n, ये ले रहे हैं तो y x की पॉइंट ये आएगी, यानी 3 इंटू 3 अपॉन क्या हो गया m प्लस n। m क्या है, ये 2 है और ये क्या है 3 है, 2 प्लस 3 5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 11 प्लस 9 20, 20/5 यानी x की कोऑर्डिनेट 4 आ गई। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को हम लोग सॉल्व करें तो m की वैल्यू क्या है 2 और y2 क्या है 21/2 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 और ये क्या है -2 है, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया m प्लस n 2 प्लस 3। इसको हम लोग सॉल्व करें 21 - 6 यानी 15/5, 15/5 यहाँ से पॉइंट क्या आएगा कोऑर्डिनेट 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो निकला 4,3। ठीक है, 4,3 ऑप्शन में है कहीं 4,3, ये है पहला नंबर, ये हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया है, इसका 3 वर्टिसेस दिया है आपका। ठीक है, पहला वर्टिसेस जो दिया है क्या है 4,3 और दूसरा वर्टिसेस क्या है 7,-1 और लास्ट वाला जो है 9,3 है। इसका ABC है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे हमारा क्या है कि कौन सा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या यहाँ पे क्या है स्केलेन है। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु। तो ये यहाँ से हम इन दोनों का डिस्टेंस, हर एक लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच का। तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है अंडर रूट, जैसे इन दोनों के बीच का निकालते हैं तो x2 - x1, यहाँ देखिए इस लाइन का निकाले तो क्या हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 3 - 1 यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, हम लोग सॉल्व करें 9 - 7 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी क्या हो गया ये 16 + 4 क्या हो गया 20। ये क्या हो गया 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5। इस लाइन का जो इक्वेशन निकला, इस डिस्टेंस निकला क्या निकला 2√5। अब ये दोनों लाइन का निकालते हैं। अब देखिए इसको, इसमें हम लोग 9 - 4 क्या हो गया √5 का स्क्वायर, 3 - 3 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5। अब इस लाइन का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, 7 - 4 क्या हो गया √3 का स्क्वायर और -1 और -3 क्या हो गया -4 का प्लस -4 का स्क्वायर। तो 16 + 9 क्या हो गया ये 25। तो ये क्या आया 5। तो यहाँ से भी देखिए इस लाइन का डिस्टेंस कितना निकला हमारा 5, इसका भी कितना 5 और ये एक लाइन कितना है 2√5। तो इसका क्या हो गया, इस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है। तो 2 साइड जो इक्वल होता है वो कैसा ट्रायंगल होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो हम लोग अभी तक सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि थोड़ा हाई लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो भी कैंडिडेट हैं BPSC TRE 2 के मैथ्स के, उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।